Let's start the paper. It's October November 2025, paper 1 variant 2. Let's start it. ठीक है, मनाल तुमको बोला जाएगा तो क्लास में आओगी, टाइमली आया करो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द पेपर। व्हाट इज द रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ अ वेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन? 60 से 70 केजी का मास होता है एक इंसान का, एक एवरेज पर्सन का। अगर 70 केजी का भी मास है तो उसका वेट निकालने के लिए अगर 70 मल्टीप्लाई बाई 10 जी की वैल्यू को 9.8 के बजाय 10 ले तो भी 700 न्यूटन बनता है। इस हिसाब से बी ऑप्शन पे टिक किया जा सकता है। सुनिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर इसमें से आप 10 से भी डिवाइड कर दे तो 7000 केजी का कौन सा बंदा होता है भाई, जरा मुझे बता दें। ना ना जो है वो 0.7 केजी का कोई एडल्ट होता है, तो टेक्निकली ये पॉसिबल ही नहीं है ये दोनों। ठीक है, सो इस हिसाब से बी करेक्ट आंसर बनता है। व्हाट डिस्क्राइब्स अ सेट ऑफ डाटा विद हाई प्रिसीजन? हाई प्रिसीजन का मतलब होता है क्लोज वैल्यूज। सो अगर आप देखिए तो ये डी करेक्ट आंसर बनता है। डी में वो कह रहा है कि डाटा विद रिपीट्स दैट आर क्लोज टू ईच अदर। डी इसका ऑप्शन बनता है। विच फिजिकल क्वांटिटी कुड हैव अ यूनिट ऑफ न्यूटन सेकंड स्क्वायर पर मीटर? अच्छा भाई देखो, न्यूटन को खोलो। न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर इनवर्स। ठीक है भाई, और ये सेकंड स्क्वायर -2 से +2 क्या, इससे ये क्या, तो अल्टीमेटली सिर्फ किलोग्राम बचा, यानी मास का ये यूनिट होगा। अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। बॉल को रिलीज किया गया फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से कहीं पर रिलीज किया गया, यानी वर्टिकली उसको छोड़ा गया। अच्छा जी, जब वर्टिकली इसको रिलीज किया गया, सो बॉल जब नीचे की तरफ आई तो आपको पता है एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 होने के बाद एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। वो कहता है द डिस्टेंस बॉल फॉल्स एंड द टाइम बॉल टेक्स टू फॉल दैट डिस्टेंस आर बोथ मेजर्ड, यानी एच और टी स्क्वायर दोनों को मेजर किया गया। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजर डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, यानी एच में कोई परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं है। ठीक है, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी मेजर्ड इन टाइम इज 4%। ठीक है, यानी ये आपकी डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 की वैल्यू है। द डिस्टेंस एंड द टाइम आर देन यूज्ड टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। ठीक है, यानी जी की वैल्यू कैलकुलेट की। एयर डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। तो जी की वैल्यू में परसेंटेज अनसर्टेनिटी पूछ रहा है। सो भाई जी की वैल्यू एक तरफ करो तो ये 2h अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। सही है, तो आपसे वो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से 2 हटाइए। अच्छा, तो दूसरी बात है कि राइट साइड में एच में परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं है, सिर्फ टी स्क्वायर में, यानी ऊपर वाले को आप एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हो। सिर्फ बचेगा आपका टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर में सिर्फ आपको इसी पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो आप क्या करोगे यहाँ पर, 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इधर हो जाएगा इंटू 100। सही है। अच्छा, मजे की बात, ये पूरी वैल्यू 4% है जो कि गिवन है। तो अब आप करोगे क्या, अब आप ये करोगे 2 मल्टीप्लाई बाई 4%, तो ये आपका 8% हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, अ कार हैज एन इनिशियल वेलोसिटी u, देन द कार मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कार की इनिशियल वेलोसिटी u है, then it moves with a constant acceleration a in a straight line through a displacement d. The car reaches a final velocity v. Which expression gives the initial velocity u of the car? तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad पढ़ा है आप लोगों ने। अच्छा जी, अब वो क्या कर रहा है कि इस इन चार में से कौन सा ऑप्शन है, तो देख लेते हैं भाई। तो ये एक काम करते हैं, यहाँ से -u² इज इक्वल टू 2, इसको ऐसे कर लेते हैं, -v² प्लस का 2ad, यानी v² को उठा के लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे ले जाओ, और फिर दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। सो इट विल बिकम u² इज इक्वल टू पॉजिटिव v² माइनस का 2ad, और u² निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ v² माइनस का 2ad।
बी करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है, बाइसाइकिल ब्रेक्स so that it undergoes a uniform deceleration from 8 meter per second to 6 meter per second. ठीक है, over a distance of 7 meter. The deceleration of the bicycle remain constant. Which further distance will the bicycle travels before coming to rest? भाई ये इसकी इनिशियल है, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, और इस दौरान जो इसने डिस्टेंस तय किया वो 7 मीटर है, और इस दौरान एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बड़ी गहरी बात है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि जब उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड पहुंच गई तो उसके बाद उसने कितना डिस्टेंस तय किया। उसके लिए हमें एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी, जो कि हमारे पास नहीं है। कैसे निकालें? तो इसके लिए जादू है। इस 6 मीटर पर सेकंड पर जब गाड़ी पहुंच जाएगी तो उसके आगे गाड़ी कितना डिस्टेंस तय करेगी वो निकालना है। अब वो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, क्योंकि फाइनली वो रेस्ट में आएगी ना, तो हमें एक्सेलरेशन चाहिए, क्योंकि हमें v पता है 0 है उस 6 मीटर पर सेकंड के आगे, तो हमें एक्सेलरेशन चाहिए। अब एक्सेलरेशन कहां से लाएं? तो भाई इस डाटा को यूज करो और एक्सेलरेशन को मेजर करो। अब कैसे मेजर करें? तो देखिए, तो आपके पास डिस्टेंस का एक फॉर्मूला है। पहले देखें 8 से लेकर 6 मीटर पर सेकंड तक उसने कितना डिस्टेंस तय किया, तो s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, यहां से आप टाइम मेजर कर लें, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन एवरेज वेलोसिटी। सो डिस्टेंस कितना है? 7 मीटर। एवरेज वेलोसिटी इन दोनों को ऐड करें, डिवाइड बाय 2 कर दें, सो ये हो जाएगा 8 + 6 अपॉन 2, तो ये 7 अपॉन 7 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इसका मतलब ये कि जब गाड़ी 8 मीटर पर सेकंड पे चल रही थी, जब उसने ब्रेक अप्लाई किया और 6 मीटर पर सेकंड पर 6 मीटर पर सेकंड पर उसकी फाइनल वेलोसिटी पहुंची, तो उसने टोटल 1 सेकंड लगाया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूं इधर से इधर जाते हुए, तो मेरे पास v माइनस यू अपॉन टी होगा, यानी 6 माइनस 8 अपॉन 1, तो a की वैल्यू आएगी -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है आप लोग को? ये है कांस्टेंट डिसेलरेशन। अब जब गाड़ी 6 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गई, अब 6 से आगे की कहानी है। नाउ फ्रॉम 6 मीटर पर सेकंड से लेकर 0 मीटर पर सेकंड तक, अब इस बीच की कहानी है। तो अभी तो 6 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, ये जो 6 मीटर पर सेकंड वाली स्टोरी है, तो भाई ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी और 0 इसकी फाइनल बन जाएगी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है आपको पता है -2 आपने निकाली दी है वो, और s निकालना है। तो चलें, s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, सो 0 का स्क्वायर। अच्छा, मैंने पहले ही -2a लगा दिया, तो मैं बाद में कर दूंगा, इसको कोई मसला नहीं है, a में ही डाल दूंगा इस वैल्यू को। तो 0 का स्क्वायर माइनस का 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई -2 कह रहे हैं, सो 36 डिवाइडेड बाई माइनस का 4, तो ये 9 आएगा। 20 का करेक्ट आंसर है। क्लियर? द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एज शोन, ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है। विच ग्राफ गिव्स द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट? एरिया 1 जो है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देगा, एरिया 2 जो है वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देगा। सो d1 माइनस d2 कर लें, या एरिया 1 माइनस एरिया 2 कर लें, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा। सो ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। Which statement describe the weight of an object? वेट एन ऑब्जेक्ट को इसमें से कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रही है? लेट्स सी। ठीक है, सो बेसिकली इट इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय इट्स एक्सेलरेशन। नहीं, वो तो रिजल्टेंट फोर्स होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहता तो बात समझ में आती। इट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल्स एट अ टर्मिनल वेलोसिटी। भाई रिजल्टेंट फोर्स तो 0 होती है उस वक्त। नो, इट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। बिल्कुल ठीक है। विच What is the statement of the principle of conservation of momentum? कि इसने in an elastic collision कह दिया। मेरी बात समझ रहे हो? ये elastic collision में तुम्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया। एग्जामिनर यहाँ पे तुम्हें सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर रहा है इलास्टिक कोलिजन। क्या इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व नहीं हो सकता? काइनेटिक एनर्जी तो लूज कर जाएगी, मोमेंटम कंजर्व हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, निकल सकती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? सो ए इनकरेक्ट। मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। The force acting on a body is proportional to the rate of change of momentum. The momentum of an isolated system is constant. ये सही है, पूरे सिस्टम की बात कर रहा है, ध्यान देना। और यहाँ पर
किसी की भी बात नहीं की। यहाँ पर अगर कांस्टेंट का वर्ड है तो अंडरस्टूड एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। अगर वैसे भी देखा जाए तो यहाँ कह रहा है इन एन इलास्टिक कोलिजन, सिर्फ इलास्टिक पे इसने आपको फोकस कर दिया, और यहाँ पे देखा जाए पूरे सिस्टम की बात कर रहा है। सिस्टम से शिफ्ट थोड़ी होगा कहीं पे, बाहर थोड़ी जाएगा। ये देखो नेक्स्ट है, द डायग्राम शोज द व्यू अबव of the two balls moving a horizontal frictionless surface before they collide. The momentum of each ball is also shown. The ball sticks together during a collision. Which vector diagram represent the combined momentum of the ball after a collision? भाई इसकी एक पैरेललोग्राम लॉस, इसकी एक डायग्राम बना लो। अब अगर रिजल्टेंट बनाएंगे तो याद रखिएगा ये दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स का हेड से हेड मिलेगा, तो रिजल्टेंट भी इसी जगह पे जाके मिलेगा, इसका भी हेड मिलेगा। दो वेक्टर के टेल से टेल मिलते हैं तो रिजल्टेंट का टेल यहाँ पे लगता, ठीक है। तो जो आपका रिजल्टेंट होगा भाई उसकी डायरेक्शन कुछ यूं होगी। अब आप देख लीजिए किससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है। आ रही बात समझ में? तो ये इसका आंसर बी होगा, ठीक है, इसका आंसर बी होगा। इज दैट क्लियर? इस तरह से पैरेललोग्राम लॉ से भी आप कर सकते हैं। A skydiver is falling at a constant velocity. She then opens her parachute. The graph shows the variation with time t of her velocity. Which statement about the motion of the skydiver are correct? अच्छा जी, the magnitude of the acceleration is maximum at t2. t2 पे magnitude of acceleration maximum होगा, कैसे पता? क्योंकि gradient यहाँ पर maximum है, although negative में, ठीक है, लेकिन magnitude की बात कर रहा है वो। magnitude is maximum because gradient is maximum. यहाँ तक आते आते gradient जो है वो decrease हो रहा है, ठीक है। So gradient is maximum, तो ये बात तो ठीक है। The magnitude of the drag force at t time t is equals to t1 equals to the magnitude of the drag force at time t equals to 3 t3। यानी यहाँ पर जो ड्रैग फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो इस पॉइंट पर भी ड्रैग फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, बिल्कुल ठीक है। अगर ड्रैग यहाँ पर 700 न्यूटन है, यहाँ पर भी ड्रैग 700 न्यूटन होगी, यहाँ पर भी वो वेट के इक्वल होगी, यहाँ पर भी वेट के इक्वल होगी, लेकिन फर्क है कि यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा वो। यहाँ पर भी रिजल्टेंट फोर्स 0, यहाँ पर भी रिजल्टेंट फोर्स 0, सही है। तो ड्रैग दोनों जगह वेट के इक्वल है, याद रखना। सो ये भी ठीक है। 3 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रैग इज मैक्सिमम एट t1। नहीं, जो t1 में वैल्यू है वही t3 पे भी वैल्यू है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो गया। इस हिसाब से ए करेक्ट आंसर है 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट है, two different blocks P and Q slides towards each other on a horizontal frictionless surface. The blocks have an elastic collision. Elastic collision को अंडरलाइन कर लो। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो ये वाला फॉर्मूला लग सकता है v2 माइनस v1 इक्वल्स टू u1 माइनस u2, ठीक है, ये फॉर्मूला लग सकता है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला फॉर्मूला लग सकता है। अच्छा, मैं काम करता हूँ, इसको नंबर 2 दे देता हूँ, इसको नंबर 1 कर देता हूँ। राइट फुट लेफ्ट फुट, चलो इसको एक काम करते हैं, लेफ्ट फुट को पॉजिटिव कर देते हैं, बल्कि नहीं ऐसा कर लेते हैं, चलो राइट फुट को पॉजिटिव, लेफ्ट फुट को नेगेटिव कर लेते हैं, ठीक है। अब समझ आई? अब इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। तो v2 माइनस v1, ठीक है। सो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा, v2 की जगह q आएगा, v1 की जगह vp आएगा, और यहाँ u1 की जगह UP आएगा, और ये आपका UQ आएगा। क्लियर है? 2 की जगह Q, 1 की जगह P, 1 की जगह P, 2 की जगह Q। क्लियर है? इस फॉर्मूले को मैंने ऐसे चेंज कर दिया। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा हमें, ठीक है, इस फॉर्मेट में, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले तो देखिए वो क्या रहा है, उसने ये इलास्टिक कोलिजन के दौरान बता दिया और आपने बता दिया ये फॉर्मूला लगेगा। The diagram shows the velocity of the two blocks immediately after a collision. ये velocities after a collision है, यानी देखा जाए तो ये VQ है जो कि पॉजिटिव में, ठीक है, और ये देखा जाए तो VP है जो कि नेगेटिव में। अब वो कह रहा है कि which rock gives the possible values of the two blocks immediately before collision. अब इनमें से कौन सी velocities जो है immediately before collision हो सकती हैं? भाई सबसे पहले तरीकाकार तो ये है कि मैं काम करता हूँ, इसको उठाकर, बल्कि इसको इधर ही रहने दें, आफ्टर कोलिजन मैंने पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये आफ्टर कोलिजन है, ये बिफोर कोलिजन है, यानी ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। और मजे की बात,
अगर यहाँ Q पहले है P बाद में, तो यहाँ P पहले होगा Q बाद में होगा, याद रखना ये बात, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों की यानी इसकी वैल्यू ये वाली और इसकी वैल्यू ये वाली सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पे। सो देखो ये क्या होगा, VQ माइनस VP। सो VQ क्या है 20, VP कितना है माइनस का 70। सो ये हो जाएगा UP माइनस UQ, ठीक है। तो 20 प्लस 70 ऐड करो तो ये आपका 90 बनता है, तो ये UP माइनस UQ होगा। अब मुझे एक और कॉलम बनाने दो यहाँ पे। अब इस कॉलम के अंदर मुझे क्या करना होगा, ये प्रूफ करना होगा कि क्या UP माइनस UQ इसका डिफरेंस 90 है कि नहीं है, जिसमें डिफरेंस की 90 हो गया प्लस 90 है, ठीक है, पॉजिटिव 90 है, इसलिए मैं बार बार यहाँ पे कह रहा हूँ, इसमें ये प्लस 90 के इक्वल हो गया, वो आंसर सही माना जाएगा। knowing the fact that कि राइट वर्ड वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेफ्ट वर्ड नेगेटिव है, लेफ्ट वर्ड है तो उसको नेगेटिव, राइट वर्ड है पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड है नेगेटिव, राइट वर्ड है पॉजिटिव, राइट वर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड नेगेटिव, राइट वर्ड पॉजिटिव, सबके साथ साइन लगा दिए मैंने। अब इधर आओ, सबसे पहले आओ UP माइनस UQ, सो ये हो जाएगा 10 माइनस माइनस का 60, तो भाई ये तो लेफ्ट वाला 70 बन रहा है, तो ये लेस देन 90 है, तो ये नॉट पॉसिबल। दूसरे पे आओ, UP क्या है 50 माइनस 0, ये लेस देन 90 है, नॉट पॉसिबल। अब ये क्या है -20, ये UP की वैल्यू है ना, -20 माइनस प्लस का 70, सो -20 और -70, ये माइनस का 90 बनेगा जो कि लेस देन 90, ये भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट वाले में आओ, तो लास्ट वाले में है प्लस 60 माइनस माइनस का 30, ये इक्वल्स टू 90 बनेगा, देख लो, माइनस माइनस प्लस 60 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 90 विच इज इक्वल्स टू 90, वाई डी इसका करेक्ट आंसर है। समझ आई? विच डायग्राम शोज अ कपल, अंडरस्टूड है यार, कपल गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, ठीक है, टू अपोजिंग टू टू अपोजिट forces which are parallel with each other having same line of action, ठीक है, so और and same magnitude as well। तो ये अपोजिट फोर्सेस हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, बेसिकली एंटी पैरेलल हैं, और मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है, सेम लाइन ऑफ एक्शन है, तो भाई ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये भी क्लॉकवाइज, ये कपल को शो कर रहा है, सो ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी किसी में भी कपल नहीं है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, ये क्लॉकवाइज, इसमें एक ही तरफ है, और ये तो पैरेलल है ही नहीं, ये करेक्ट आंसर है। The diagram shows a uniform bar of the mass m and length l resting on a pivot at a distance x from the end x. An object of mass m is placed on the bar at a distance y from the pivot so that the bar is in equilibrium. वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है वी डोंट नो, भाई इधर कहीं रख दो उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, वो और वो सेंटर से यानी कि यहां से लेकर यहां तक का उसका डिस्टेंस जो है वो क्या कह रहे हैं, ये डिस्टेंस y है। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ y? अच्छा जी, और उसका मास कितना है, इसका मास है, इसका मास है m, ठीक है। अच्छा जी, नहीं ये यहाँ नहीं रखा होगा, यहाँ नहीं होगा, यूनिफॉर्म बार है ना, नहीं होगा, उसकी वजह ये यहाँ हो ही नहीं सकता, टेक्निकली भी यहाँ नहीं हो सकता। देखो कैसे, देखो कैसे, अभी यूनिफॉर्म बार है तो इसका वेट सेंटर में होगा, यूनिफॉर्म बार है तो इसका वेट इधर कहीं सेंटर में होगा, मैं इसे समझाने के लिए। सो यूनिफॉर्म बार है तो उसका मास m है, तो देखो उसका मास m है, इधर है, तो उसका वेट जो होगा वो कैपिटल mg होगा, ये सेंटर में होगा, ठीक है। यानी अगर मैं इसका पिवट से डिस्टेंस लूं, ठीक है, पिवट से डिस्टेंस लूं तो ये l माइनस l अपॉन 2 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी अगर मैं ये वाला डिस्टेंस इसका लेना चाहूं यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, सो ये डिस्टेंस मेरा कितना होगा, देखो ये कॉर्नर से तो ये l/2 है, अब l/2 में से मैं x निकालूंगा तो ये डिस्टेंस आएगा, ठीक है, सो ये वाला फासला मेरा हो जाएगा l/2 माइनस एक्स, ठीक है, इसका कोई भी नाम रख दो, उसका नाम d रख दो फिलहाल, बाद में वैल्यू डाल देंगे हम लोग। दूसरा ये कि अब इसकी वजह से
इसकी वजह से क्लॉकवाइज मूवमेंट शुरू हो जाएगा यूं इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये तो पिवट इधर लगा हुआ है और ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए इधर ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। तो इस ऑब्जेक्ट को उठाकर इधर कहीं रख दो भाई, ठीक है, इसका मास स्मॉल एम है और इसको इधर रख दो, और इसका जो वेट होगा वो स्मॉल एम जी हो जाएगा, ठीक है। और इससे भी मैं एक फोर्स दिखा देता हूँ, मतलब वेट दिखा देता हूँ ऐसे डाउनवर्ड, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए, अभी जरूरत नहीं है, एरो पे मत जाएगा, दोनों एरो ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे हैं, उस पे मत जाइएगा, ठीक है। अब उसको क्या चाहिए, ये डिस्टेंस y है। अच्छा, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों को बैलेंस कर लेते हैं। तो देखो कर लेते हैं सम ऑफ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में ये mg आ जाएगा, तो चलो भाई mg मल्टीप्लाई बाई y। अभी y का डिस्टेंस कैसे निकालें, कौन बताएगा? चलो y के डिस्टेंस को y ही रहने देते हैं, सो y का डिस्टेंस है, इसे y रहने देते हैं। अब क्लॉकवाइज में क्या ये mg है, सो यू हैव mg मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस d था, ठीक है, तो इसको d रख दो, अगले स्टेप में d की जगह वैल्यू डाल देंगे। अच्छा एक काम और कर लेते हैं, g से g कैंसिल कर लेते, g से g को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे m y और यहाँ पे कैपिटल M और मल्टीप्लाई बाई l अपॉन 2 माइनस एक्स, l अपॉन 2 माइनस एक्स, क्लियर है, आ रही बात समझ में? ये मेरी बन गई इक्वेशन। इसको करेंगे थोड़ा सा रीअरेंज, यानी यहां से इसको उठा लेते हैं खाली, ठीक है भाई, इसको उठाते हैं यहाँ से और यहाँ से y की वैल्यू को एक तरफ करते हैं, तो ये हो जाएगा m अपॉन m इंटू l अपॉन 2 माइनस एक्स। अब भाई यहाँ पे तो सबका इन्होंने समझो कि सब सारे फ्रैक्शन को एक किया हुआ है, तो चलें फ्रैक्शन को एक कर देते हैं। कैसे करेंगे भाई? सो ये l माइनस 2x अपॉन 2 हो जाएगा और 2 को बाहर ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट में करके 2 को इधर ले लेते हैं। देखिए m अपॉन 2m, m अपॉन 2m, l माइनस 2x, l माइनस 2x, तो इस हिसाब से सी करेक्ट आंसर बनता है। सही है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है मास एंड वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर वेरीड, which two changes when made together must increase the density of an object। अच्छा भाई सब में देख ले, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम भी बढ़ा हो मास भी बढ़ा हो, अगर दोनों सेम रेशियो में बढ़ेंगे तो डेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी, नो। अच्छा दूसरे में आओ, मास, अच्छा इंक्रीज करना है डेंसिटी को, दूसरे में कि मास डिक्रीज करो वॉल्यूम इंक्रीज करो, यानी मास को आप डिक्रीज कर रहे हो और वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो, तो ओवरऑल रिजल्ट विल बी डिक्रीज, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा कर रहे हो ना, न्यूमरेटर की वैल्यू को छोटा कर रहे हो तो रिजल्ट हमेशा छोटा ही होगा, सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड पे आओ, मास इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज, हमेशा इंक्रीज होगी डेंसिटी, क्यों? क्योंकि आप न्यूमरेटर बढ़ा रहे हो और डिनोमिनेटर को छोटा कर रहे हो, ठीक है, सो डेंसिटी हमेशा इंक्रीज ही होगी। सही है, तो इस हिसाब से सी करेक्ट आंसर बनता है। लेट्स प्रोसीड, ठीक है भाई, समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? बहुत आसान पेपर लग रहा है मुझे। ऑन अर्थ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट इज फुली सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट यूई, ठीक है, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है रो जी एन वी। अब सुनिए, अब वो कह रहा है कि ऑन मार्स द सेम ऑब्जेक्ट फुली सबमर्ज्ड इन द सेम लिक्विड, लिक्विड भी सेम है, एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट ऑफ यूएम, ठीक है। अब भाई दोनों में मास में और अर्थ में सिर्फ और सिर्फ एक चीज का डिफरेंस इन्होंने रखा है, वो है जी की वैल्यू का। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ई हो जाएगी और मार्स की सरफेस पर यही फॉर्मूला आप लगाएंगे रो जी वी। वहां पर भी देखिएगा कि आपकी डेंसिटी लिक्विड की वही इस्तेमाल की गई है, वॉल्यूम भी इतना ही है, बस एक फर्क है कि जी की वैल्यू डिफरेंस है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जी की वैल्यू के लिए मास के लिए एम लगाएंगे और ये आपको ऑलरेडी जी एम की वैल्यू यानी मास पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू गिवन है। और अर्थ पे जो जी की वैल्यू होती है तो आप लोग को पता ही है, वो है 9.81
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Assume that the liquid density and the object's volume have the same values on the earth and Mars. इसलिए मैंने दोनों को सेम कर दिया, इसको भी सेम सेम लिया, इसको भी सेम सेम लिया। What is the ratio of UM to UE? उसका रेशियो पूछ रहा है भाई, बता दीजिए क्या रेशियो है। इसको उठाइए, यहाँ लगाइए, इसको उठाइए, यहाँ लगाइए, इसको उठाइए, यहाँ लगाइए। उन्होंने कहा था कि मार्स वाली वैल्यू को ऊपर रखो, तो मार्स वाले फॉर्मूले को ऊपर रखते हैं और इस फॉर्मूले को नीचे रख देता है। ठीक है, आइए तो ये हो जाएगा 3.7 डिवाइडेड बाई 9.81, 0.377, 0.377, 0.38 इसका रेशियो हो जाएगा राउंड ऑफ करके। ठीक है, आ रही बात समझ में, क्लियर है? नेक्स्ट है, a student attempts to drive the formula for kinetic energy EK. She begins by considering an object of mass m that is initially at rest. ठीक है, a constant force F applied to an object causes it to accelerate to final velocity v in displacement as the kinetic energy gained by the object is equal to the work done on the object by the force. Which equation does the student not need in order to drive the formula? भाई इसकी भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि, चलो उसको डेरिवेशन में देख लें। ठीक है, तो डेरिवेशन में अगर मैं इसको साइड में समझाऊं तो कह रहा है ना कि वर्क डन जितनी भी उसके ऊपर है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। मेरे ख्याल में कुछ इस तरह से बोल रहा है, द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय फोर्स। ठीक है, तो इसकी जगह पर आप यूज करते हैं F इंटू एस और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसकी जगह आप यूज करते हैं MA और इसकी जगह S, कुछ इस तरह से आप चल रहे होते हैं। तो देखें ये भी इस्तेमाल हुआ तो इसको आप, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये भी यूज हुआ तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? फिर आप आखिर में ये फॉर्मूला यूज करते हैं और इस फॉर्मूले में ये जो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a है ना, 2 में ये as की जगह आप रखते हैं, मास को उधर ले जाकर डिवाइड कर देते हैं आप, as इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास। सो अब यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास रखते हैं और फिर उसके बाद दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये mv स्क्वायर इज इक्वल टू mu स्क्वायर प्लस 2 इंटू डेल्टा के ई हो जाता है और उसके बाद इसको उठा के इधर लाते हैं तो mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर और ये डिवाइड बाई 2 तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आता है, यानी हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर करते हैं तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आता है। तो देखा जाए ये भी इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। तो क्या इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो या ये है कि ये यूज नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अ बॉल फॉल्स टुवर्ड्स द ग्राउंड फ्रॉम पॉइंट एक्स। ठीक है, एक बॉल है पॉइंट एक्स से जमीन की तरफ गिर रही है। ठीक है, पॉइंट एक्स से ये पॉइंट एक्स और इसकी हाइट है 2.4 मीटर above the ground. The ball rebounds from the ground and rises to point Y. बॉल जो है वो दोबारा बॉल से जमीन से टकरा के ऊपर जाती है, ऊपर उठती है और अब की बार वो जिस हाइट पर जाती है वो हाइट है 1.8 मीटर और ये है पॉइंट Y। ठीक है, वो कह रहा है कि a single value of the change in height delta H is used to calculate the change in gravitational potential energy of the ball from x to y। x to y तक आते आते जो उसका चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुआ है वो सिंगल डेल्टा एच की वैल्यू से कैलकुलेट करना है। वो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, तो वो ये वाली होगी भाई, ये होगा डेल्टा एच। तो ये 2.4 में से 1.8 निकाल दें, 0.6 मीटर होगा। इसके आप चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी आप एम जी और डेल्टा एच रखें। ठीक है, तो डेल्टा एच की जगह 0.6 रखते डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये 0.6 आपका वो मैग्नीट्यूड होगा उसका। The diagram shows a block on the slope. ठीक है, a constant force of F 1.8 Newton in a direction parallel to the slope is exerted on the block.
This causes the block to move along the slope at a constant speed. Constant speed का मतलब होता है change in kinetic energy would be 0. Block moves a distance of 8 meter, ठीक है, along the slope and gains the height of h. The work done against frictional force acting on the block is 4.8, यानी FD की वैल्यू ये रही. The weight of the block is given. What is the value of h? h की वैल्यू क्या है? तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. क्या है फॉर्मूला? किसी को याद है? ठीक है, इस ब्लॉक पे जितना आप वर्क डन कर रहे हैं वो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में जा रहा है. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. याद है इक्वेशन किसी ये रही प्लस एफ डी है. क्लियर है? आ रही बात समझ में? सो आप वापस चलते हैं. प्लस प्लस एफ डी प्लस एफ डी. क्लियर है? अब ये हो गई. अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, पहले ही बोल चुका है. अब वो क्या पूछ रहा है? वो आपसे डेल्टा एच की वैल्यू पूछ रहा है. तो आप इसको खोलिए. सो एम जी और ये एच कर लें और ये इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 4.8 और वर्क डन यहां से लेकर यहां तक का वर्क डन निकालना है तो इस फोर्स को इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 8. ठीक है, आ रही बात समझ में? वेट कितना दिया हुआ है? 4 न्यूटन. सो बच्चा इसकी वैल्यू 4 न्यूटन ऑलरेडी गिवन है. सो दिस वुड बी 4h. 4.8 वहां चला जाएगा. सो अब क्या करोगे आप? 1 ये हो जाएगा 1.8 इंटू 8 माइनस 4.8 इज इक्वल टू 4h. ठीक है, और फाइनली h की वैल्यू जब निकालनी होगी तो 1.8 इंटू 8 माइनस 4.8 डिवाइडेड बाई क्या करोगे बेटे? जी बच्चों क्या करोगे? 4 से डिवाइड करोगे. अब बताओ h की वैल्यू क्या आ रही है? कौन बताएगा? 2.4. 2.4 मीटर बी करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है द मोटर ऑफ अ क्रेन लिफ्ट्स अ लोड ऑफ मास 600 kg. ठीक है, lifts a load of a mass 600 kg. The load rises vertically at a constant speed of 12 meter per minute. Constant speed का मतलब है change in kinetic energy will be 0. ध्यान दीजिएगा. और वो यूजफुल एनर्जी यूजफुल पावर की बात कर रहा है. तो आप इसका फॉर्मूला भी आपके जहन में होना चाहिए. अब ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है h अपॉन t का रेशियो दिया हुआ है. ठीक है, उसे कन्वर्ट करेंगे. सो बेसिकली जब इस तरह का सीन होता है तो आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस, ठीक है, सो प्लस एफडी होगा. अब सुनिए, तो इस वर्क डन में से ये वर्क डन निकाल दीजिए तो आपके पास तो ये चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है. ठीक है, और ये काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज हो जाएगा दैट विल बी 0. ये 0 हो जाएगा. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है ना, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 हो जाएगा. सिंपल इज दैट. ठीक है, और इस वाले एफ डी को उठा के इधर ले आऊंगा. ठीक है, अच्छा अब गौर से देखिए ये वर्क डन है जो वो अपने हाथ से कर रहा है. इसकी जगह मैं एफ इंटू डी कर देता हूँ. और डी क्या है यार? वर्टिकल हाइट को एच कहते हैं. तो मैं वर्टिकल हाइट को इसकी जगह भी एच लिख देता हूँ. ठीक है, और इधर भी मैं वर्टिकल हाइट को एच कह देता हूँ. ठीक है, एफ इंटू एच. अब दोनों में से अगर मैं एफ कॉमन ले लूं, ध्यान दीजिए, और एच कॉमन ले लूं तो एच कॉमन लेने पे ये जो अंदर डिफरेंस होगा ना दिस विल बी रिजल्टेंट फोर्स. ये होगी रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है, और ध्यान दे रिजल्टेंट फोर्स को अगर डिस्टेंस से वर्क डन मल्टीप्लाई करूं ना ये होगी रिजल्टेंट फोर्स. इसको अगर मैं ये हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं एच से तो ये बन जाएगा यूजफुल वर्क डन. ठीक है, मैं बहुत कॉन्सेप्चुअली चल रहा हूं और ना आपके दिमागों में ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो सकता है. मैं इसलिए मैं कॉन्सेप्चुअली चल रहा हूं. और चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? mgh के. डेल्टा एच कर लीजिए उसको. ठीक है, mgh. सो अब क्या करेंगे आप? रिजल्टेंट फोर्स मल्टीप्लाई बाय h इज इक्वल टू mgh. ये आपका यूजफुल वर्क डन है. इसको आप w लिख के यूजफुल लिख ले छोटा सा. ठीक है, लेकिन वो आपसे यूजफुल वर्क डन नहीं पूछ रहा, वो यूजफुल वर्क डन पर यूनिट टाइम पूछ रहा है, यानी पावर पूछ रहा है. सो आप क्या करेंगे?
आप दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका ये वाला पूरा फैक्टर दिस विल बिकम पावर, ये बन जाएगा पावर, ठीक है, या एवरेज पावर, यूजफुल आउटपुट पावर कह लें, ठीक है, ये आपका हो जाएगा यूजफुल आउटपुट पावर, और ये किसके बराबर होगा, mgh अपॉन टाइम का। मास आपको पता है, जी आपको पता है, ये h अपॉन टी का रेशियो भी गिवन है यहाँ पे। सो भाई h अपॉन टी को एक तरफ कर लीजिए। मास की वैल्यू क्या है, मास की वैल्यू है 600 इंटू 9.81 इंटू 12 मीटर पर मिनट है, तो उसको 60 से डिवाइड करते हैं। अब 60 से डिवाइड क्यों करें, पर सेकंड आ जाए, ठीक है। तो अब देखें, तो ये 10 हो जाएगा, 12 इंटू 9.8 1 इंटू 10 कर लें, क्या बनता है 1.2 किलोवाट। 1.2 किलोवाट। हाँ तो ये तो वैसे बनता है ये 1177.2 वाट, राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1.2 किलोवाट बनेगा, जो कि बी करेक्ट आंसर है। क्लियर है, आ रही बात समझ में। A platform is supported by the spring. A box is placed on the platform. The diagram shows the spring before and after the box is placed onto it. What is the term of quantity marked as? भाई ये compression है, ये mean position है, equilibrium position उससे नीचे compression है, ये इसका correct answer है। Next है, a copper wire has a length इतनी and uniform diameter इतना, the Young's modulus मैं y से लिख रहा हूँ। What is the spring constant? भाई यार, stress upon strain, force per unit area, deforming force per unit area, और ये x upon l, so f l upon x a, so ये f upon x जो है that will become spring constant। ये आपका ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, that is spring constant आएगा l upon a, this is l upon a। अब हो जाएगा, अब स्प्रिंग कांस्टेंट को एक तरफ कर लिए, एक तरफ हो जाएगा, सो y मल्टीप्लाई बाई एरिया डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। अब आपके पास एरिया भी नहीं है, तो चलिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू रखिए 1.2 इंटू 10⁻11 इंटू पाई अपॉन 4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर, 0.64 एक्सपोनेंट -3 का स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइड करें, ठीक है, होल डिवाइड करें आप किससे, लेंथ से, लेंथ कितनी है 1.7, ठीक है। अब आपका स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा, चलिए करते हैं। सो 1.2 एक्सपोनेंट 11 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 4 इंटू 0.64 एक्सपोनेंट -3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1.7। सो ये वैल्यू आ रही है 22708 न्यूटन पर मीटर। तो नियरेस्ट जो होगा ये होगा, अगर मैं इसको पावर 4 में रखूं तो 2.27 है, तो ये 3 हो जाएगा, 1 2 3 4 4 न्यूटन पर मीटर, ये इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। The graph shows the extension of the spring varies with the force causes to stretch. What is the elastic potential energy of the spring when the extension is 4 centimeter? So भाई इसका एरिया ले लो, अब फोर्स नीचे एक्सटेंशन ऊपर है, so अब कौन सा एरिया लोगे भाई, ये वाला एरिया लेंगे हम, ठीक है, ये वाला एरिया मत ले लेना, ठीक है, ठीक है। अब आप कर लें इसको, जब करेंगे आप इसको एनर्जी निकालेंगे, सो 1/2 इंटू ये इसका बेस हो जाएगा जो कि 4 हो जाएगी, सेंटीमीटर में तो 10⁻⁻2 इंटू हाइट इसकी ये हो जाएगी जो कि 30 इंटू 10⁻³ हो जाएगी। क्लियर है, 2 1 2 2 2 4, ठीक है, 2 3 6 कर ले, 6 3 में से 2 गया 1 1 + 1 2 600, सी इसका करेक्ट आंसर है, सही है, 600 जूल्स। नेक्स्ट है, which law describe the progressive longitudinal wave? Progressive longitudinal wave, इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ट्रांसफर्स एनर्जी इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द ऑसिलेशन, ये ट्रू ट्रू होंगे, ये फॉल्स हो जाएगा,
एनर्जी ट्रांसफर की जो डायरेक्शन है, ठीक है, और जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में कि इट रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल थ्रू, यस इट इज ट्रू। तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स। तो अगर देखा जाए तो इस हिसाब से ये दोनों ट्रू है, तो ऑप्शन अगर सेलेक्ट करें तो डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑलवेज ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड, गलत। सही है, तो इस हिसाब से डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू ऑन द प्रोग्रेसिव वेव शोन इन डायग्राम। अच्छा, फेज डिफरेंस देखिए, दो पॉइंट को उन्होंने वो किया हुआ है भाई, यहां से लेकर यहां तक पूरा 360 डिग्री, फिर यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री। 360 प्लस 90 450 ऑप्शन में दिया हुआ है, आंख बंद करके टिक करें। The graph shows a variation of the displacement with distance for the two progressive waves x and y of the same type in the same medium. The intensity of the x is I. What is the intensity of y in terms of x? x की इंटेंसिटी के टर्म में y की निकालो। उसने इन टर्म्स ऑफ नहीं बोला है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन चेक कर लेना आप, ठीक है। चलिए, अब पहले तो देखें इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ये y का है, ये x का है। इसका एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है, इसको ax कह दें, और y वाले का जो एम्पलीट्यूड हो गया इसको भी इसी के ऊपर ही बनाते हैं हम, ठीक है, इसको ए वाई कह रहे हैं। क्लियर है? आ रही बात समझ में? सब रेशियो क्या होता है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो आई एक्स अपॉन आई वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आई एक्स की इंटेंसिटी को आई है तो उधर मैं आई रख दूंगा, ठीक है, और आई वाई की इंटेंसिटी निकालना है, तो देखिए इधर आई हो जाएगा, नीचे आई वाई हो जाएगा। ए एक्स का एम्पलीट्यूड कितना है भाई, जरा देख लीजिए, पॉइंट नहीं रुक जाइए, 0.1 0.2 0.3 0.4, ये एम्पलीट्यूड है 0.4, और ये है 0.6 0.7 और ये 0.75, ठीक है। सो 0.75 है ए वाई है 0.75 का स्क्वायर, और ऊपर ये है 0.4 का स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा सा रीअरेंज करके। सो मुझे ए वाई निकालना है, आई वाई निकालना है। सो इसको साथ क्या करूंगा, ये हो जाएगा 0.75 का स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई आई। क्लियर है? अब सॉल्व कर लीजिए क्या बनता है। हाँ तो सही है ना, मेरे पास सही आ रहा है। सो 3.5 है, 3.5 टाइम्स आई, 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आ रही बात समझ? नेक्स्ट, a moving source emit the sound of the frequency, moving source है, उसकी frequency दी हुई है, ये इसकी actual frequency है, ठीक है, f दी हुई है। A stationary observer hear the sound of the frequency is 960 Hz, कम सुन रहा है, उसकी apparent frequency कम है actual frequency से, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है उससे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। So f is greater than f bar, तो ऑब्जेक्ट is receding, ऑब्जेक्ट दूर हट रहा है। The speed of the sound is v, what could be the velocity of the source? डायरेक्ट निकालें, आपके पास मॉडर्न जमाने के कैलकुलेटर हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। f is equals to v अपॉन v प्लस वी एस होल मल्टीप्लाई बाई f प्राइम। ओहो, प्राइम इधर नहीं आएगा, प्राइम इधर आएगा। चलिए आए करते हैं, f प्राइम है 960 हर्ट्ज, ठीक है, इक्वल्स टू v कितना दिया हुआ है 340 अपॉन, अच्छा जी नहीं दी हुई, कोई बात नहीं, स्पीड ऑफ द साउंड 340 प्लस x होल मल्टीप्लाई बाई 1200, सो ये 85 है,
ऑप्शन आपका 85 आ रहा है और ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे, सी करेक्ट आंसर है। पहले तो हमने पता कर लिया ना कि दूर जा रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एपरेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। सो हमने ऑप्शन के हिसाब से सी और डी टिक कर दिया, ए और बी तो गया। बल्कि नहीं, ऑप्शन के हिसाब से हमने जो टिक किया वो अवे वाले टिक होंगे, टूवर्ड्स वाले नहीं होंगे। सो ये ए और सी वाले होंगे, बी और डी क्या। सो एफ प्राइम की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 960 इज इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाई 340 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 340 प्लस वी एस मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 960, हो जाएगा 1200। आप इसे सॉल्व करें, डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालें। मैं सच बता रहा हूं, डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालें, कैलकुलेटर इक्वेशन बनाएगा और एक स्टेप में सॉल्व कर देगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए। ठीक है, सो 85 आंसर आ रहा है मेरा यूज करने पे। तो ऑब्वियसली अवे पे 85 है, तो मैं इसको टिक करके इसको कैंसिल कर दूंगा, सी करेक्ट है। A light wave passes through a single slit and a diffraction pattern forms. What happens to the frequency and the speed of the wave when it is diffracted? फ्रीक्वेंसी पे तो कुछ भी नहीं होगा भाई, फ्रीक्वेंसी तो कुछ भी नहीं होगा। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? प्रॉब्लम क्या, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों तो गए। स्पीड पर भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, स्पीड पर भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, डिफ्रैक्शन हो रही है। The equation n lambda equals to d sin theta can be used with the diffraction grating to find the wavelength of the visible light. ठीक है, which equation is not correct for use in this equation? D is the symbol distance from the grating to the screen. यही है भाई, A ही इनकरेक्ट है, इसको इन कर दिया। वेवलेंथ है, ऑर्डर है और डायफ्रेक्शन एंगल है भाई, ए ही गलत बोला है, बोल रहा है ए जो है डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग के अंदर नंबर ऑफ यानी लाइन सेपरेशन है, लाइन सेपरेशन है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो होता क्या है कि टू प्रोग्रेसिव साउंड वेव्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस एंड सपोज्ड टू फॉर्म अ स्टेशनरी वेव। ठीक है, व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स एन एंटीनोड ऑफ दिस स्टेशनरी वेव। अच्छा, जरा इसको समझने के लिए आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि दो वेव्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ठीक है, और जब दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो देखो उनके दरमियान जो स्टैंडिंग वेव बन रही है वो कैसे बन रही है। ठीक है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, अच्छा पहले तो मैं यहाँ से समझा देता हूँ उसको, मेरे पास मौजूद है। इसको देखो, ये बेसिकली अज्यूम ये करो कि तुम्हारे पास दो वेव्स हैं, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, टाइम फ्रेम में ये, ठीक है, टाइम डोमेन में, और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, अब ये जो दो वेव्स हैं, ये यूं समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है दो वेव्स का, ऐसे समझ लो। ठीक है, दो वेव्स का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। सो अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर, ठीक है, ये जो रेड कलर में लाइंस है ना, ये नहीं, ये रेड वाली जो है वेव, ये यूं समझ लो कि आपके इस डायरेक्शन में जा रही है, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है, और ये जो पिंक वाली जो है ना, ये दूसरी, ठीक है, या ब्लू वाली जो है वो आपकी कहाँ आ रही है, वो राइट वर्ड जा रही है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आके मिल रही हैं, दोनों क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहे हैं, ट्रफ से ट्रफ मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है दोनों का, ठीक है, वो फेज डिफरेंस 0 डिग्री है। और उसी के बाद यानी ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, कोई भी टाइम ले लो जिसमें आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, और जैसे ही क्वार्टर साइकिल गुजरी, यानी उस पीरियड का एक चौथाई हिस्सा गुजरा, क्वार्टर साइकिल गुजरी, क्वार्टर साइकिल के बाद अब ये दो वेव एक दूसरे के साथ जो ओवरलैप कर रही थी, यानी क्रस्ट से क्रस्ट, ट्रफ से ट्रफ मिल रहा था, तब वो अब आगे बढ़ेंगी। जब आगे बढ़ेंगी तो आगे बढ़ने से अब एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मिलेगा, यानी ठीक 1 क्वार्टर साइकिल के बाद। इससे ये होगा कि अब उनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री हो जाएगा और अब की बार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। साबित ये हुआ, अभी मैं सिर्फ यहीं तक की बात कर रहा हूँ, साबित ये हुआ कि हमेशा दो वेव जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो, जिनमें स्टैंडिंग वेव बन रही हो, तो वहां पर हमेशा ऐसा नहीं होता कि उन दोनों वेव के दरमियान हमेशा, यानी ऑलवेज का वर्ड यूज करेगा वो आगे, सो हमेशा ऐसा नहीं होता कि उनके दरमियान 0 डिग्री हो, और हमेशा ऐसा भी नहीं होता कि उनके दरमियान 180 डिग्री हो। ठीक है, अब इसको समझना। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पे छोटा, और अब इसको समझो। वो कह रहा है which statement describe an antinode of this stationary wave। एंटीनोड वो होता है जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो पार्टिकल्स का, यानी कि ये है एंटीनोड वाला फेज।
ठीक है, अगर मैं बात करूं दोनों की, तो ये है एंटी नोड, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ये है एंटी नोड, ये है एंटी नोड, ये है एंटी नोड। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे साइड में समझ लो। सो कह रहा है क्या, पोजीशन वेयर द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज ऑलवेज। अब वो देखो वो क्या कह रहा है, वो ऑलवेज का वर्ड यूज कर रहा है, यहाँ पर भी ऑलवेज का वर्ड यूज कर रहा है। तो ऑलवेज 0 भी नहीं होगा, ऑलवेज 180 भी नहीं होगा। सो पोजीशन वेयर द स्टेशनरी वेव हैज अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो वहीं पर आपकी क्या होगी, वहीं पर आपका एंटी नोड बनेगा। लेकिन एक बात और याद रखना, एंटी नोड तब बनेगा कि जब दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, इंटरफेयर करें और स्टैंडिंग वेव बने। अगर सेम डायरेक्शन में दो वेव जा रही तो स्टैंडिंग वेव नहीं बनती, भले उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका एम्पलीट्यूड वगैरह सेम हो। ठीक है, तो इस हिसाब से सी करेक्ट आंसर है, वेयर अपोजिशन वेयर द स्टेशनरी वेव हैज अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। A student connects the two loudspeakers to a signal generator. As a student walks from P to Q, he notices the loudness of the sound rises and then falls repeatedly. ठीक है, what causes the loudness of the sound to vary? Interference की वजह से। ठीक है, इंटरफेरेंस अंडरस्टूड है। ठीक है, यहां से ऐसे जा रहा है, लाउड फेंट या लाउड क्वाइट, लाउड क्वाइट, लाउड क्वाइट, लाउड क्वाइट, ऐसे अलग अलग पैटर्न बनते चले जाएंगे। ठीक है, सो वो इंटरफेरेंस की वजह से, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की वजह से। द करंट इन द रजिस्टर ऑफ अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस इज, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, पी के अंदर करंट, अ पावर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द रजिस्टर इज पी। ठीक है, इसका कोई भी नाम दे दो, 1 दे दो, उसमें जो पावर डिसिपेट कर रही है उस कांस्टेंट रेजिस्टेंस के अंदर, वो कर रही है पी। द करंट इन द रजिस्टर इज इंक्रीज टू, ठीक है, इज इंक्रीज टू 12 मिली एम्पियर, यानी 1.5 गुना बढ़ा दिया करंट। अब जब करंट 1.5 गुना बढ़ा दिया तो वैसे डायरेक्टली हो सकता है, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अगर ये 1.5 गुना बढ़ाया यानी 3/2 का स्क्वायर बढ़ाया, तो यहाँ पर ये 9/4 हो जाएगा। 9/4 का मतलब होता है मेरे ख्याल है 2.25। ठीक है, तो ये 2.3 टाइम्स बनेगा। ये आ रही बात समझ में, ये डायरेक्ट कर सकते हैं आप, यानी आपने करंट को 8 मिली एम्पियर से बढ़ाकर 12 मिली एम्पियर कर दिया। सो 8 इंटू 3/2 करें, 2 4 8, 4 3 12। ठीक है, तो ये 12 आता है, इसका मतलब आपने 1.5 गुना करंट बढ़ा दिया, 1.5 टाइम्स बढ़ा दिया। तो मैंने यही किया। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आर कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो अब करंट पे मैंने यहाँ पर 3/2 लगाया और होल पे स्क्वायर कर दिया, तो करंट का स्क्वायर तो अपनी जगह, 3/2 का भी तो स्क्वायर होगा। ठीक है भाई, यहाँ पर 3/2 का होल स्क्वायर करते हैं आप पूरे करंट पे, नया करंट डालना है, आई की जगह 3/2 कर रहे हैं। सो मैंने इस पे भी स्क्वायर कर दिया, इस पे भी स्क्वायर, इस स्क्वायर की मुझे जरूरत है, तो ये 3 की जगह 9 आएगा, नीचे 4 आएगा, और लेफ्ट साइड पे भी मुझे 9/4 लगाना पड़ेगा इस पावर P के साथ, लगा दिया। तो 9/4 2.25 P होता है, जो कि यहाँ पे 2.3 है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर 2 में करेक्ट आंसर है। सही है। अ पीस ऑफ वायर, समझ में आई बात या नहीं आई बच्चों? जी कह रहे, अ पीस ऑफ वायर एक्ट हैज अ रेसिस्टिविटी रो, length L, cross sectional area A, wire X has a resistance R. A second wire of the wire Y is made of the different metal. It has, अच्छा, a second piece of wire Y is made from a different metal, यानी उसकी resistivity change है. It has the same resistance, यानी R दोनों का same है as X, but twice the length of X. यानी जो वायर है Y वाला, एक है X वाला, एक है Y वाला, इसमें लेंथ है 2L, उसमें लेंथ थी L. Which row gives the possible values of the, अच्छा दोनों में रेजिस्टेंस R R है, इसमें भी रेजिस्टेंस जो है R है, इसमें भी रेजिस्टेंस R है। ठीक है भाई, वो क्या रहा है, which possible row gives the possible, which row gives the possible values of the resistivity and the cross sectional area of the wire. अच्छा, तो रेजिस्टिविटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया को एक तरफ कर लें। देखें, फार्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन एरिया। सो रो अपॉन एरिया का रेशियो एक तरफ कर लें, R अपॉन L कांस्टेंट है। अरी बात समझ में?
क्लियर है? अब इधर एक देखिए, उसने क्या किया, रेजिस्टिविटी एंड एरिया, ठीक है। उसने क्या किया कि ये रेशो था रो अपॉन एरिया आर अपॉन एल फॉर एक्स, ये रेशो चल रहा था। जब वायर वाई में आया तो वायर वाई में आने के बाद रो अपॉन एरिया अपनी जगह, आर अपनी जगह, उसने लेंथ को कितना कर दिया, लेंथ को 2 कर दिया, ट्वाइस कर दिया। सो लाजमी सी बात है मुझे यहां पर भी 2 लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। सो अब जो रेशो चाहिए मुझे, ठीक है, वायर वाई के लिए वो चाहिए रो अपॉन 2l का रेशो चाहिए, रो अपॉन 2l का, यानी या तो रो अपॉन 2 ऐसे हो फिर एरिया आ जाए, या रो अपॉन 2a आ जाए, कैसे भी आ जाए, लेकिन डिनोमिनेटर में 2 आना चाहिए। अगर मैं रेजिस्टिविटी और एरिया का रेशियो निकालूं तो रो अपॉन 2a आएगा, तो साबित होगा, प्रूफ होगा कि ये वायर वाई है वरना नहीं है। ठीक है, कैसे किया मैंने, मैंने इस फॉर्मूले को पहले अप्लाई किया इस पे, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस आर थी, लेंथ एल थी, रेजिस्टिविटी आर थी, एरिया ए था। जब इस फॉर्मूले को इधर अप्लाई किया तो सब कुछ जब अप्लाई किया तो मुझे पता चला कि लेंथ जो है उसकी ट्वाइस है। सो मैंने यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ पर भी 2 कर दिया बैलेंस करने के लिए। तो अब वायर वाई में ये रेशियो चलेगा, रो अपॉन 2 है। तो अब ये रेजिस्टिविटी गिवन है, ये एरिया गिवन है, सबके रेशियो निकालो, चेक करो, जो रो अपॉन 2a आ जाए वो करेक्ट आंसर है। सही है, आ रही बात समझ? चेक क्या करना है हमें, चेक हमें ये करना है कि रो अपॉन 2a ये रेशियो जिसका आ गया वो आंसर सही है। आओ, अब ये सबसे पहले हाफ ऑफ रो, ठीक है, डिवाइडेड बाई हाफ ऑफ एरिया। सो हाफ ऑफ रो मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब रेसिप्रोकल होगा ना, अब a बाई 2 है तो ये 2 अपॉन a हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये आंसर आएगा रो अपॉन एरिया। तो a तो इनकरेक्ट हो गया। b पर आओ, b है हाफ ऑफ रो डिवाइडेड बाई एरिया। सो हाफ ऑफ रो मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन एरिया। सो ये हो जाएगा रो 1 रो अपॉन 2a। भाई बी करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर है। सी भी देख लो, रो, ठीक है, डिवाइडेड बाई हाफ ऑफ एरिया का मतलब होता है ए अपॉन 2। सो रो मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन एरिया। सो ये हो जाएगा 2 रो अपॉन एरिया, ये भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट में आ जाओ, 2 रो डिवाइडेड बाई एरिया, 2 रो मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन एरिया, 2 रो 1 जा 2 रो और नीचे एरिया, ये भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बी पॉसिबल है। ठीक है, आ रही बात समझ? बी करेक्ट आंसर है। A cell of EMF E delivers a charge Q to an external circuit, which statement is correct? कह रहा है कि भाई इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? The energy dissipated in external circuit is EQ। नहीं, वो वोल्टेज लॉस भी तो होगा। The energy dissipated within the cell is EQ। नहीं, ठीक है, विद इन द सेल EQ नहीं होगा, वो जितना लॉस होगा ना इंटरनल स्टेप उसका वोल्टेज आएगा। ठीक है, और यहाँ पर EQ नहीं आएगा, यहाँ पे जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो आएगा Q के साथ। द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज EQ। जी, वो कह रहा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस EQ, गलत भाई। अगर एनर्जी, अगर फर्स्ट करें EMF जो है वो E है और ये वर्क डन अपॉन चार्ज है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वर्क डन आएगा या एनर्जी देगा, जबकि ये तो रेजिस्टेंस का ही वो बता रहा है, रेजिस्टेंस है तो EQ वर्क डन देगा यानी जूल्स में आंसर देगा, और ये रेजिस्टेंस बोल रहा है जो कि आंसर ओम्स में देगा। तो यूनिट से भी पता चल रहा है, फॉर्मूले से ही पता चल रहा है कि सी भी इनकरेक्ट है। द टोटल एनर्जी डिसिपेटेड इन द सेल एंड द एक्सटर्नल सर्किट इज EQ। ठीक है, एनर्जी की बात की इसने, अब इधर देख लो, टोटल एनर्जी डिसिपेटेड, टोटल एनर्जी कितनी डिसिपेट कर रही है सेल में और एक्सटर्नल सर्किट में, सब मिला के EQ है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि EQ बराबर है वर्क डन के। ठीक है, और ये वो एनर्जी कन्वर्जन है जो डिसिपेट हो रही है, ये वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म है, इस हिसाब से डी करेक्ट आंसर है। फॉर्मूला भी देख लीजिए आप। ठीक है, आपको EMF के बारे में पता है, EMF इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे EQ इज इक्वल टू वर्क डन, और यही वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म है। क्लियर है? द डायग्राम शो द सर्किट विद अ बैटरी ऑफ
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 60 वोल्ट, ठीक है, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस 20 किलो ओम रेजिस्टर, इसका एक है 20 किलो ओम का रेजिस्टर, a thermistor and a voltmeter, the resistance of the thermistor is 20 किलो ओम, ये भी 20 है। इनिशियली जब दोनों 20 है तो दोनों में वोल्टेज भी इक्वल होगा, यानी यहाँ पर भी 30 वोल्ट होगा, इधर भी 30 वोल्ट होगा, दोनों के रेजिस्टेंस सेम है। The temperature of the thermistor decreases and this causes its resistance to change by 50%। चेंज का क्या मतलब है यार? चेंज का मतलब ये है कि वो इंक्रीज भी हो सकती है, वो डिक्रीज भी हो सकती है, यानी ये भी पॉसिबल है कि थर्मिस्टर की के जो थर्मिस्टर की न्यू रेजिस्टेंस है वो 10 भी हो सकती है, ठीक है। 50% चेंज होने का मतलब है इसको आधा करके सब्ट्रैक्ट कर दो 20 से, और ये 30 भी हो सकती है, दोनों पॉसिबल है, चेंज बोला है, ठीक है। 10 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, वी डोंट नो। अब सवाल देखो, तो 10 का मतलब है 50% रिड्यूस हो गई, 30 का मतलब है 1.5 टाइम्स हो गई, 1.5 गुना बढ़ गई, 50% बढ़ गई। अब वो कह रहा है, अब एक चीज हमें नहीं पता, लेकिन इसने एक बात बोली, द टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर डिक्रीजेस। बहुत अच्छी बात है, इसने हमारा सवाल आसान कर दिया। जब थर्मिस्टर का टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो उसकी रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाती है। इसका मतलब ये जो हमने 10 वाला लिया ये गलत है, इसको इग्नोर कर दें, आप छोड़ दें, रिजेक्ट कर दें, और सिर्फ ये 30 किलो ओम्स वाले को आप ऑब्जर्व करें। तो न्यू रेजिस्टेंस 30 किलो ओम्स है। आफ्टर दिस चेंज व्हाट इज द रीडिंग ऑन द वोल्टमीटर? देखो, अब जब ये 20 हट गया, अब ये वैल्यू 30 हो गई, अब ये 30 हो गई, तो अब मुझे नई रीडिंग चाहिए वोल्टमीटर के ऊपर। तो अब अगर ये 30 हो गई तो जाहिर है पुरानी रीडिंग इसकी 30 वोल्ट थी, उसको मैं साइड में लिख रहा हूं इधर। वो आपसे व्हाट इज द रीडिंग ऑन द नई रीडिंग पूछ रहा है। अब नई रीडिंग के लिए आप निकाल लो डायरेक्ट। कैसे निकालोगे भाई? जो इनकी रेजिस्टेंस का रेशियो है वो इनके वोल्टेज का रेशियो होगा, वैसे भी कर सकते हो। और एक और तरीका है कि मुझे यहाँ पर वोल्टेज चाहिए, लेट्स से Vx चाहिए, Vx इज इक्वल टू 20, जिसपे रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, जिसपे वोल्टेज निकालना है उसका रेजिस्टेंस आप न्यूमरेटर में रखो, न्यूमरेटर में उसका रेजिस्टेंस रखो, डिनोमिनेटर में 20 प्लस 30 करो, मल्टीप्लाई बाई 60 कर दो टोटल वोल्टेज जो बैटरी का है। सो 20 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाई 60, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 12 जा 12, 2 जा 24 वोल्ट। तो आपको 24 वोल्ट मिलेगा, बी करेक्ट आंसर है। रेशियो से भी कर सकते हो आप, हाँ हाँ रेशियो से भी कर सकते हो। कैसे भाई? पापा की प्रॉपर्टी, पापा 60 है, स्कीम की दो प्रॉपर्टी है, 20:30 का रेशियो है, 0 से 0 जाएगा, 2:3 का रेशियो होगा। सो पापा की जो प्रॉपर्टी है उसके टोटल 5 हिस्से होंगे, 2 + 3 = 5। सो पापा की प्रॉपर्टी कितनी है भाई? पापा की प्रॉपर्टी 60 वोल्ट की है, उसको 5 से डिवाइड कर दो तो 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट और 12 वोल्ट के 5 हिस्से बनेंगे, जिसमें से आप 3 हिस्से उठाओगे 36 वोल्ट, वो इसको दोगे, और 2 हिस्से जो बनेंगे 24 वोल्ट वो इसको दोगे, खत्म। उससे भी 24 वोल्ट ही आ रहा है, सही है। नेक्स्ट है पोटेंशियोमीटर सर्किट इज यूज, ठीक है, चेक कर लेंगे सही है कि नहीं है, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। A potentiometer circuit is used to determine the electromotive force EMF EX of the cell. The circuit includes the second cell of the known EMF E0 and negligible internal resistance and a uniform resistance wire EQ of the known length. क्लियर है? अच्छा, वो कह रहा है EX is less than E0, EX की वैल्यू लेस देन E0 है। अच्छा जी, the movable connection J can be positioned anywhere along the length of the resistance wire. This circuit is suitable for EX. EX की वैल्यू लेस देन है E0 से, और हमें EX निकालना है जो कि अननोन है। सबसे पहले तो ए देख लीजिए, ए में ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, तो ये तो सर्किट ही गलत है। बी देख लीजिए, बी में नहीं,
बी बी में सबसे बड़ी भाई यहाँ पे ई नॉट नहीं होगा, ये ई एक्स होगा, यहाँ पे ई एक्स नहीं होगा, ई नॉट होगा, क्योंकि अननोन सेल के साथ आप लगाते हो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर या एमीटर लगाते हो ताकि चेक हो कि उसमें करंट पास हो भी रहा है नहीं हो रहा। इस हिसाब से बी भी इनकरेक्ट। सी में आओ भाई, सी में क्या है कि यहाँ पे ई नॉट लगाया हुआ तो है, उसके साथ फिर इन्होंने यहाँ पे जो है वो गैल्वेनोमीटर या एमीटर जो भी है वो इन्होंने लगा दिया, पोजीशन कर दिया। अब एक तो ये सबसे बड़ा मसला, ये इनकरेक्ट। डी में आओ, डी में ये ई नॉट बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, ठीक है, और जो गैल्वेनोमीटर या एमीटर है वो लगा हुआ ई एक्स के साथ, ठीक है, और इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को फेस कर रहा है। इस हिसाब से सी करेक्ट, डी करेक्ट आंसर है। द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन of which two quantities are associated with Kirchhoff's first and second law। फर्स्ट लॉ जो एसोसिएट है वो चार्ज से करता है, ठीक है, और सेकंड लॉ जो है एनर्जी से करता है। फर्स्ट लॉ चार्ज से करता है और सेकंड लॉ एनर्जी से करता है, तो इस हिसाब से ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है सम ऑफ करंट एंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग अ नोड, ठीक है, या जंक्शन। तो वो जाहिर है करंट है तो करंट से रिलेट करता है चार्ज, ठीक है, और वोल्टेज से रिलेट करते हैं एनर्जी, जो कि उसके सेकंड लॉ के अंदर आता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 38, एन अप क्वार्क इन अ हाइड्रॉन changes to a down quark, the elementary charge is E, what is the magnitude of the change in the charge of the hadron। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं, लेट्स सी, ठीक है, कितना क्या होता है। एन अप क्वार्क इन अ हाइड्रॉन चेंजेस टू अ डाउन क्वार्क, द एलिमेंट्री चार्जेस। भाई अगर अप क्वार्क चेंज हो रहा है, लेट्स से न्यूट्रॉन की एग्जांपल ले लें, ठीक है, और न्यूट्रॉन नहीं, एक प्रोटॉन की ले लेते हैं, अप अप एंड डाउन, elementary charge is E, what is the magnitude in change in the charge of the hadron। अब लेट्स से एक hadron है, उसका चार्ज है +1, अब +1 E है, ठीक है। अब अगर इसमें से एक अप क्वार्क को चेंज कर दे डाउन क्वार्क के अंदर, सपोज दैट, अगर डाउन में इसको चेंज करें तो देखें एक अप रह जाएगा, एक अप रह जाएगा और दो डाउन हो जाएंगे। अब दो डाउन होंगे तो इनका अगेन जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब ये एक अप जो डाउन में कन्वर्ट हुआ है, इस दौरान जो टोटल चार्ज है वो +1 E से 0 की तरफ गया है, तो चेंज कितना होगा, ठीक है, 1 E ही होगा, ठीक है, तो इस हिसाब से सी करेक्ट आंसर होगा, सी होना चाहिए। पूरे हेड्रॉन के चार्ज की बात कर रहा है, पूरे हेड्रॉन की। मैं फिर बता दूं, फर्स्ट करो ये आपका प्रोटॉन है, ये आपका न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन का ओवरऑल चार्ज +1, न्यूट्रॉन का ओवरऑल चार्ज 0, ये दो अप और एक डाउन, ये एक अप और दो डाउन। तो अगर एक अप दो डाउन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक अप जो क्वार्क है अगर वो एक डाउन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ओवरऑल चार्ज प्रोटॉन पे +1 से न्यूट्रॉन का न्यूट्रल हो गया, 0 हो गया। तो इस वजह से टोटल चार्ज जो है उसका डिफरेंस है 1 - 0, ठीक है, तो ये एलिमेंट्री चार्ज ही बनेगा ई, ठीक है, सी। A nucleus of magnesium 23 decays to form a nucleus of sodium 23 emitting a beta positive particle and particle X। अब बीटा पॉजिटिव पार्टिकल है, जब बीटा पॉजिटिव पार्टिकल की बात करें तो देखो क्या निकलता है, देख लेते हैं, लेट्स सी। मैग्नीशियम 23, मैग्नीशियम 23 12 होगा, ठीक है, डिकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियस ऑफ सोडियम, तो प्लस, ठीक है, ठीक है, और साथ में पार्टिकल एक्स, ठीक है, पल सिंपल सी बात है, न्यूट्रिनो निकलेगा। ये तो मैंने इक्वेशन बना दी आपकी आसानी के लिए, और वैसे भी न्यूट्रिनो ही निकलना है, बी करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो जो आता है, ये तो खैर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो जो एंटी न्यूट्रिनो आता है वो आता है नेगेटिव बीटा एमिशन के अंदर। न्यूक्लियस ऑफ uranium 92, I mean 238 decays in a stage is by emitting alpha and beta particles eventually forming a nucleus of plum bum, PB, lead को बोलते हैं, शीशे को बोलते हैं, lead बन रहा है, ठीक है, यानी यूरेनियम से
यूरेनियम से सीसा बन रहा है 206, बीच में अल्फा बी बीटा भी निकल रहा है। हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर इमिटेड ड्यूरिंग दिस डिके? अब भाई अच्छा सवाल है। अब देख लेते कितने अल्फा निकले। अगर पहली दफा अल्फा निकलेगा, तो जब पहली दफा अल्फा निकलेगा तो 92 जो भी नया पार्टिकल बनेगा, आई डोंट नो, ठीक है, जो भी निकलेगा मुझे नहीं पता, मैं अब लंबा ही हो जाएगा ये बैर कैफ, इसको नीचे रख देता हूँ। पहली दफा लेट सपोज जब कोई नया एलिमेंट बना, जब पहली दफा अल्फा पार्टिकल निकलेगा, सो ये 92 में से 2 गया तो 90 हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर से 4 गया तो ये 234 करते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, चले डायरेक्ट कैसे करें, थोड़ा गैप दे देते हैं, और ये अल्फा पार्टिकल है ऊपर, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं। अगर मैं 2 अल्फा पार्टिकल निकालूं, ठीक है, 2 अल्फा पार्टिकल निकालूं, तो 92 में से 2 2 जा 4 गया, तो 2 2 जा 4 जाएगा, तो 92 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 88। अगर मैं इसकी जगह 3 कर दूं, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 92 में से 6 जाएगा तो ये 86 बचेगा, ऐसा ही है। अगर मैं इसकी जगह 4 कर दूं, लेट से 4 कर दूं, 5 करके देखो, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा जी। तो 92 में से 5 2 जा 10 करूं तो 82 हो तो जाएगा, लेकिन फिर बीटा भी तो निकलना है, तो मुझे और अल्फा, क्योंकि बीटा क्या करेगा, प्रोटॉन की तादाद बढ़ाएगा, अल्फा क्या करेगा, कम करेगा। क्या करें, तो मैं अल्फा को और मजीद निकालूंगा ताकि बीटा उसके प्रोटॉन बढ़ा के 82 पे ले आए। तो मैंने ये जो 5 किया, इस 5 को हटा रहा हूं, 5 को हटा के लेट से मैं यहाँ पे 5 की जगह 6 रखता हूँ। सो देखें 92 में से 6 इंटू 2 करूंगा 12, तो 90, तो ये 80 होगा। तो मैं यहाँ 80 लिखूंगा, तो 80 तो मुझे नहीं चाहिए। अब 80 अगर लिखूंगा तो 2 बीटा पार्टिकल निकालूंगा। अब जब 2 बीटा पार्टिकल निकालूंगा इसमें से, और अब अगर मैं फर्स्ट करूं लेड बनाऊंगा इसको फाइनली, तो मुझे 2 बीटा पार्टिकल निकालने पर इसके 2 प्रोटॉन नंबर बढ़ के ये 82 हो जाएगा। बीटा निकालने से 2 प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा, 82 हो जाएगा। तो अब अगर देखा जाए तो ये 6 अल्फा पार्टिकल निकाल रहा हूं और 2 बीटा निकाल रहा हूं, तो भाई 6 अल्फा और 2 बीटा तो है ही नहीं, लिस्ट में ही नहीं है। तो अब 6 की जगह 7 अल्फा करके देखते हैं, 8 अल्फा करके देखते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 8 और 16 लिखा हुआ है। सो 8 अल्फा निकाल के देखते हैं, क्योंकि उसने बोला ही 8 है, डायरेक्ट 8 निकालते हैं। आइए, तो ठीक है, अब निकालते हैं 8 अल्फा, ठीक है, इधर आइए। अब अगर मैं इसकी जगह पर 8 अल्फा निकालू, 8 कर दूं, सो 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर 8 अल्फा पार्टिकल निकालू, अगर मैं 8 अल्फा पार्टिकल निकालूं तो 8 2 जा कितना हुआ 16, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 करें 16, सो 92 में से 16 गया, कितना बचेगा बेटा 76, यस और नो। तो जो भी नया एलिमेंट बनेगा, सपोज उसका एटॉमिक नंबर 76 होगा, और ऊपर 8 4 जा 32, सो 238 में से आप निकाल दें 32, सो 238 में से 32 गया 206, तो 206 बचेगा, तो 206 तो आ गया, तालियां। लेकिन अब 76 है, अब करूंगा मैं बीटा डिके। जैसे ही मैं अब करूंगा बीटा डिके, ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूं बीटा डिके, बीटा कौन सा, नेगेटिव। सो बीटा जैसे ही निकलता है, नेगेटिव बीटा निकलता है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अब 8 वाला ऑप्शन तो आ गया, अब 6 बीटा रख के देखते हैं। अगर मैं 6 बीटा निकालता हूं तो 6 प्रोटॉन नंबर बढ़ जाएंगे, तो ये जो 76 है, इसमें अगर मैं 6 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 82। आ रही बात समझ में, यानी 76 प्लस
6 करूंगा जो कि बीटा पार्टिकल के निकलने से 6 प्रोटॉन बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 82। और प्रोटॉन नंबर बढ़ रहे हैं कैसे, क्योंकि न्यूट्रॉन नंबर कम हो रहे हैं लेकिन दोनों का सम सेम है, तो अगेन दिस इज 206। तो इसका मतलब है मैंने 8 अल्फा पार्टिकल्स निकाले और 6 बीटा पार्टिकल्स निकाले, ये करेक्ट आंसर है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ख्याल रखिए।